हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं भवानी प्रसाद एंड आई एम मनोशिनी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2025 सीपेट जूलॉजी एग्ज़ाम्स के बारे में। जैसे आप सबको पता है कि ऑलरेडी फॉर्म फिलअप ख़त्म हो चुका है और आने वाले मई 4 से 18 के बीच में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस वीडियो में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि लास्ट 10 दिनों में 15 दिनों में आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, जैसे कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें, एक अच्छा रैंक ला सकें और एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में या फिर रेप्यूटेड कॉलेज में अपना पीजी का एडमिशन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि कौन से यूनिट्स हमें पढ़ने हैं। सो पहला आता है क्लासिकल जूलॉजी, जिसमें आता है कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट और फिजियोलॉजी। लास्ट 2-3 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि 18 से 22 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑल्सो फिजियोलॉजी से भी 15 से 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो दीज टू थिंग्स आपका सबसे मेजर कंसर्न होना चाहिए। जैसे इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाएं ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप अपीयर कर सकें और सही कर सकें। फिर उसके बाद आता है हमारा बायोकेमिस्ट्री, जिसमें से 8 से 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर आता है हमारा इकोलॉजी, जिसमें से फिर से 8 से 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और लास्ट में आता है हमारा जेनेटिक्स, एनिमल बिहेवियर और इवोल्यूशन का स्पेसिफिक पार्ट, इवोल्यूशनरी टाइम स्केल और फॉसिल्स आ रहे हैं। ये सब मिला के अप्रॉक्सीमेटली 80 क्वेश्चंस किस किस पोर्शन से आ रहे हैं ये हमें पता है। अभी हमको ये जानना पड़ेगा कि आप कौन कौन से यूनिट स्किप कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो जैसा कि अब आपको पता चल चुका है कि कौन से टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं। द फर्स्ट वन इज़ एनिमल डाइवर्सिटी, सेकेंड वन इज़ एनिमल फिजियोलॉजी, थर्ड वन इज़ सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन का स्पेसिफिक पार्ट जो है फॉसिल और जियोलॉजिकल टाइम स्केल, कॉम्पेरेटिव एनाटॉमी एंड एनिमल बिहेवियर। तो इसके अलावा जो आपके यूनिट्स बच जाते हैं आप उनको कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। जैसे कि क्या हुआ, मॉलिकुलर बायोलॉजी हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया, इवोल्यूशन का बाकी सब जो पार्ट है वो सब आप स्किप कर सकते हैं, और फिश एंड फिशरी हो गया, इकोनॉमिक फिलोलॉजी हो गया, तो ये सब आप स्किप कर सकते हैं एंटायरली। मतलब अगर आपके पास अभी 4-5 महीने होते तो आप उनको पढ़ने का कंसिडर करते, बट सिंस अभी बस 15-20 दिन ही हमारे हाथ में है तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक यूनिट्स को ही फोकस करेंगे। तो अभी हमें जानना है कि अगर उन यूनिट्स को पढ़ना भी है तो कहाँ से पढ़ना है इन 15 दिनों में। पढ़ने की बात जब आती है, 2-3 बुक्स हैं जिसको हम स्पेसिफिकली रेकमेंड करते हैं। पहले बुक्स हैं जो हमारे कल्याणी पब्लिशर्स के इंडिविजुअल कोर के बुक्स होते हैं, जैसे कल्याणी पब्लिशर्स के कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट हो गए और कल्याणी पब्लिशर्स के हमारे सेल बायोलॉजी वगैरह हो गए, एंड एनिमल बिहेवियर, इकोलॉजी एंड हमारे फिजियोलॉजी के बुक्स हो गए। वो आप कल्याणी पब्लिशर से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ना सिंस वो स्टैंडर्ड बुक्स हैं हमारे उड़ीसा जो +3 लेवल के लिए, वहाँ से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आप अनीता सहगल, एक बहुत ही अच्छा CUET प्रिपरेशन के लिए बुक है, उससे भी आप PYQs कंसिडर कर सकते हैं। उसके भी PYQs बहुत अच्छे आते हैं एंड उसके PYQs हेल्पफुल होते हैं सीपेट के लिए। कि देयर आर सर्टन वेबसाइट्स जहाँ से कंटिन्यूसली लास्ट 3-4 सालों से सीपेट के क्वेश्चंस बनते आ रहे हैं, एंड उन वेबसाइट्स में से वेदांतु वेबसाइट से जो पर्टिकुलर टॉपिक आप सर्च करेंगे और उसका जो PYQ होगा उसको भी आप देख सकते हैं। टॉपर्स एक वेबसाइट है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और रही बात कौन से यूट्यूब लेक्चर्स में आप देख सकते हैं, तो देखिए बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हैं जहाँ से आप देख सकते हैं। और हम हमारे चैनल्स पे भी आगे जाके बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस लाने वाले हैं, सो स्टे ट्यून। बट अभी के लिए आप जिस यूट्यूबर पर ट्रस्ट कर सकते हैं उसको देखिए। तो अभी अगर ये बात हो चुकी है तो अब बात करते हैं कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितने तक पढ़ना है। बिकॉज आपको पता है कि हर एक टॉपिक के ऊपर एक पर्टिकुलर बुक भी लिखी जा सकती है, बट हमको एक बुक तो नहीं पढ़ना है अभी। तो हम एग्जैक्टली जो सिलेबस में है बस उसी को स्टिक करके पढ़ेंगे, कुछ भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और कहीं पर भी बहुत ज़्यादा घुसने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा बस काम ये है कि हमको बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और बेसिक्स पे ध्यान देना है और कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखने हैं। तो अगर आपने अभी तक कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है तो आपका अभी काम है कि हर दिन आपको बैठ के मिनिमम 6-7 घंटे तो पढ़ना ही है। ये सब आप कर सकते हैं कि आप सुबह 2-3 घंटा पढ़ लिया, शाम को और 3-4 घंटे पढ़ लिया, बट कंटिन्यूसली आप कंसिस्टेंट रहो और 6-7 घंटे मिनिमम तो पढ़ो ही पढ़ो और सिलेबस को स्टिक होके पढ़ो। पहले 2-3 घंटे वीडियोस देख लो, फिर प्रैक्टिस कर लो, फिर रिवीजन कर लो। और आपको क्या करना है, आज आपने जिस भी टॉपिक के बारे में पढ़ा है नेक्स्ट 1 घंटा या आधा घंटा उसको रखना है नेक्स्ट डे फिर से रिवीजन करने के लिए। तो ऐसा होगा तो क्या होगा कि आपको लास्ट मोमेंट में जब आप 2-3 घंटे होंगे और रिवीजन करने का सोचेंगे कि क्या याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, तो आपको याद आ जाएगा सब कुछ, अगर आप रेगुलर ऐसे रिवीजन करते रहेंगे हर एक टॉपिक का।
रैदर दैन स्टडिंग ऑल द यूनिट्स इन दिस 15 डेज, आप क्या करो 5-6 यूनिट हाथ में रखो, उसको 50 बार रिवीजन करके उसको पूरा मास्टर कर लो, ताकि उन 5-6 यूनिट से एटलीस्ट आपका कुछ गलत ना हो, बिकॉज आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग भी होने वाला है, तो उसका भी ध्यान रखना है। हाँ, तो जैसे आप लोगों को पता है कि पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था, एक सही क्वेश्चन पे 1 मार्क मिलता था, बट इसी साल से 2025 सीपेट से नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, जिसकी वजह से अगर आप एक गलत आंसर देंगे तो आपका 0.25 मार्क कट जाएगा। तो ऐसे में अगर आप 4 गलत आंसर दे रहे हैं तो फिर आपका 1 मार्क कट जाएगा। नाउ अगर हम बात करें कि क्या एक सेफ मार्क है या फिर सेफ रैंक, तो अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ना हर साल कॉलेजेस के कट ऑफ अलग अलग जाते हैं। बट एक सेफ मार्क क्या है अगर हम जानना चाहें तो 100 में से अगर आप 65 to 75 मार्क्स रख सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, सो फार सो गुड, आपका रैंक आराम से 100 से 120 के अंदर रह जाएगा। अगर आप 75 के रेंज में रह रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आप आराम से टॉप 50 में भी स्कोर कर सकें। मतलब अभी आपको लग रहा होगा कि क्या ही है सीपेट, मतलब मुझे मन नहीं करा पढ़ने का, तो बट आपको ये याद रखना चाहिए कि इसके बाद जब आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है और कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो सच में बहुत अजीब लगता है, और मतलब सब आपके ऊपर कूद पड़ते हैं कि क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ एंड ऑल। तो अभी से आप थोड़ा अच्छा पढ़ने का ट्राई कीजिए, ताकि जितना भी ज़्यादा स्कोर कर सके आप करेंगे। अभी आपको पता चलेगा कि कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, हम आपको बताना चाहेंगे। तो अच्छे कॉलेजेस आप कैसे पता करेंगे कि ये कॉलेज अच्छा है या ख़राब है? उसके लिए सबसे एक बेसिक चीज़ ये है कि आपको तो हर कॉलेज के बारे में, वहाँ के टीचर कैसे हैं या पढ़ाई कैसी होती है, वो तो पता नहीं चलेगा। आप ये पता कर सकते हैं कि वहाँ पे प्रैक्टिकल्स रेगुलरली हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि आप एक हायर एजुकेशन कर रहे हैं, एक पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन में थियोरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा मैटर करता है। तो आप जहाँ भी जा रहे हैं, अगर वहाँ पे प्रैक्टिकल्स ही नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप प्रैक्टिकल्स कर ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपका नॉलेज बढ़ेगा कैसे? तो इसीलिए जहाँ भी आप रिकमेंडेशन हम दे रहे हैं, आप खुद के लेवल पे भी थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और पता कीजिए कि आपके आसपास जो कॉलेजेस हैं, जो हम रिकमेंड, पॉसिबल तो नहीं है हम सब कॉलेजेस के बारे में बोल सकें, सो जिन कॉलेजेस के बारे में हम बोल रहे हैं वो एक साइड, जहाँ जिसके बारे में हम नहीं बोल पा रहे हैं वो आप अपने ओर से थोड़ा ट्राई कीजिए और पता कीजिए वहाँ पे प्रैक्टिकल्स रेगुलरली हो रहे हैं या नहीं, इक्विपमेंट्स है या नहीं, केमिकल्स हैं या नहीं, और वहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट है या नहीं जहाँ पे प्रैक्टिकल कंडक्ट किया जा सके। और रही बात कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, तो हैं पहले यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करेंगे। यूनिवर्सिटीज़ में हम एज वी ऑल नो स्टार्टिंग होगा हमारा, आ रहे हैं उत्कल और रेवेन्शा। देन अभी बरहमपुर इज़ ऑल्सो अ गुड नेम, जो कि जूलॉजी में बहुत अच्छे से पीजी बच्चों को ऑफ़र कर रहा है और वहाँ पे प्रैक्टिकल्स भी रेगुलरली हो रहे हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड इंस्टीट्यूट। उसके बाद संबलपुर में 2 इंस्टीट्यूट्स है, एक अमृत विहार में है, एक ज्योति विहार में है, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा देयर आर अदर यूनिवर्सिटीज़, जो कि है बारीपदा का महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव यूनिवर्सिटी भी एक अच्छा यूनिवर्सिटी है। बाकी जो अभी नए नए यूनिवर्सिटीज़ डिक्लेयर हुए हैं, जैसे विक्रमदेव यूनिवर्सिटी हो गया, भवानीपटना यूनिवर्सिटी हो गया, वहाँ के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने तरीके से थोड़ा वहाँ के पता कीजिए वेदर प्रैक्टिकल्स आर बीइंग कंडक्टेड और नॉट। बिकॉज आपको ये पता है कि मतलब जस्ट बिकॉज एक यूनिवर्सिटी हो गया है वो मतलब कॉलेज, इट डज नॉट मीन कि वो प्रैक्टिकल प्रोवाइड कर रहा हो। और पीजी में ट्रस्ट में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रैक्टिकल्स की, बिकॉज उसके बाद आपको पीएचडी करनी है, उसके बाद आपको इंटर्नशिप करना है। अगर आपको मेथोडोलॉजी नहीं आता है, प्रैक्टिकल हैंडल कैसे करना है उनको नहीं आता है, तो उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो पीजी में टीचर्स हो या ना हो अच्छे, बट ये देखो कि प्रैक्टिकल कैसे हो रहा है आप। और रही बात कॉलेजेस की, कॉलेजेस में बहुत सारे कॉलेजेस हैं और लास्ट 2 सालों में बहुत सारे कॉलेजेस में जूलॉजी खुल भी गया है, लेकिन फिर भी उन कॉलेजेस में से मैं कुछ हैंड सेलेक्ट कॉलेजेस आपको कंसिडर करने के लिए बोल सकता हूँ। उसमें से पहले आते हैं एससीएस ऑटोनॉमस कॉलेज पुरी का, बक्सी जगबंधु विद्याधर बीजेबी ऑटोनॉमस कॉलेज भुवनेश्वर का, फिर ढेंकानाल कॉलेज भी आता है, और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप खुद भी पता लगा सकते हैं। और आप ना ये मत सोचा करो कि जूलॉजी और बॉटनी का बहुत टफ क्वेश्चंस आ रहा है तो मैं माइक्रोबायोलॉजी में कर लूँगा या बायोटेक्नोलॉजी में कर लूँगा। आपका अगर नीश मतलब जूलॉजी है तो आप जूलॉजी में भी करने का ट्राई कीजिए, बिकॉज ऐसा होता है कि अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी में पीजी कर लिया है तो उसके बाद अगर आपको लेक्चर बनना है तो आप सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी में ही लेक्चर बन सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप गेस्ट फैकल्टी में इंटरव्यू देने गए और आप माइक्रोबायोलॉजी से हो बट स्टिल आप जूलॉजी में भी इंटरव्यू दे रहे हो, माइक्रोबायोलॉजी में इंटरव्यू दे रहे हो। नहीं, जिसके बारे में आपने पीजी किया है बस उसी में आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो सोच समझ के आप अच्छे से पढ़ के सीपेट दो और उसी में आप पीजी करो, जिसमें आप आगे फ्यूचर आपका कंटिन्यू कर सकते हो।
तो उनको बता दो कि नेगेटिव मार्किंग कैसे हैंडल करना है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग हैंडल करने का ये है कि जब तक नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था, आप क्या कर सकते थे कि आपको एक क्वेश्चन आए ना आए, आप टिक मार के आ जाओ। हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी अगर नेगेटिव मार्किंग आ चुका है, प्रॉब्लम ये है कि आपको आंसर पता है नहीं, आपने तुक्का मार के वो मार के आ गया एक ऑप्शन, और अगर वो गलत हुआ और ऐसे अगर 4 क्वेश्चंस आपने तुक्का मार के गलत कर दिया, तो फिर आपका जो एक ठीक आपने दिया होगा वो 1 मार्क का होगा। ऐसे 4 क्वेश्चंस अगर आप गलत कर दिए तो 0.25 इंटू 4 करके 1 मार्क आपका चला गया। तो आपके 4 तुक्के की वजह से आपका एक सही आंसर भी और मार्क आप करता चले है। जाएंगे 20 रैंक के नीचे। और हाँ, 1 मार्क के लिए 20 से 25 रैंक का डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए नेगेटिव मार्किंग के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर होके जाएं, कोई जल्दबाजी मत करें, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। लास्ट 10 से 15 दिन में आराम से जितने यूनिट्स अच्छे से हो सके, हमने तो ऑलरेडी यूनिट्स के लिस्ट दे दिए हैं, 4-5 यूनिट जो मेजोरिटी जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारे पेपर्स आप अच्छे से पढ़िए और आराम से एग्ज़ाम देने जाइए। और ट्राई टू अवॉइड नॉट ब्लफिंग, ब्लफ करके या फिर तुक्का मार के आंसर देने का ट्राई मत कीजिए, क्योंकि ना नेगेटिव मार्किंग हो रहा है। विद दिस हम अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगली बार के लिए। टाटा।